हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोगों का फिजिक्स का एग्जाम है और आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर मतलब ये कह सकते हैं कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ फॉर्मूला है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट छोटा छोटा क्वेश्चन। चलिए फटाफट से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए कई बार ये सारे सवाल पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है कि 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो इट इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ओके, 1 न्यूटन किसके समतुल्य है? 10 के पावर 5 डाइन के समतुल्य है। चलिए फटाफट से अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है भाई? तो देखो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, 1 बाई टाइम पीरियड होता है, 1 बाई टी। तो अच्छा यहाँ पर एम एल तो कुछ है नहीं, एम एल कुछ है क्या? कुछ नहीं, यानी कि एम के पावर में 0। ठीक है, और एक चीज पहले ये देख लो, टी ऊपर जाएगा तो टी टू ऊपर क्या हो जाएगा? -1। ये हो गया। अब यहाँ पर ना एम है ना एल है, तो एम के पावर में 0, एल के पावर में 0 और टी के पावर में क्या? -1। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द आप बिल्कुल सही जवाब, मतलब करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। समझ गए हैं? चलिए फटाफट से अगला सवाल देख लेते क्या है। ये हो गया कि किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल रीड और मेजर? इट मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्षणिक स्पीड मापता है। आप देखे होंगे कि ये तो पहले ही बताया, आप लोग कल ही बता चुके हैं। चलिए क्या ये एक्सप्लेन करने का बताए थे कि आप लोग आगे 1 मीटर लगा रहता है, उसमें नंबर दिखाता है, वो आपको उस वक्त की स्पीड को दर्शाता है, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्षणिक स्पीड को दिखाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? टाइम? बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस? नहीं भाई। डिस्प्लेसमेंट? हाँ, डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एस वेक्टर हो जाता है या फिर जो बोलो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। निम्न में कौन सदिश राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज क्या होगा? तो 5 का आपको याद रख लीजिए, भी इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, भी इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। जहाँ पे भी क्या है? लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है? ओमेगा है आप लोग का एंगुलर वेलोसिटी, यानी जब रोटेशनल होता है तो। अगला सवाल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ डी ओमेगा बाई डी टी इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहता है? कोणीय त्वरण कहता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण बोलेंगे। द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी, अभी बोल दिया एफ इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई टी होता है। कहीं भी दिख रहा है भाई तो मार दो गोली, एफ इक्वल टू अभी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को न्यू बोल रहा है ना, तो न्यू इक्वल टू 1 बाई टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 7 का ए। आगे बढ़ेंगे 8 में, देखो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन, न्यूटन का पहला नियम क्या डिफाइन करता है? तो ये दोस्तों इनर्शिया यानी कि जड़त्व को दिखाता है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम। क्यों? क्योंकि जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल बल न लगाया जाए। मतलब क्या, एक विराम की अवस्था में वो जड़त्व में है, आप सोए हुए तो सोए हुए, जब तक आपको कोई उठाता नहीं है आगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक जड़त्व का काम करता है, समझ रहे हो? ये जस्ट एग्जांपल सोने वाला है, ठीक, और कुछ नहीं। तो मतलब ये क्या है? एक जड़त्व में कोई वस्तु मूव कर रहा है तो मूव ही कर रहा है, जब तक उसको बल लगा करके नहीं रोका जा रहा है, तो एक जड़त्व कंडीशन हो जाता है। सारी एक जड़त्व में है, मोशन में है, तो इनर्शिया में है, इनर्शिया ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। 9 का सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो देखो 9 का क्या बोला है। अच्छा आप इसको पहले चेंज ही कर लो। ठीक है, अब मैं पिछले क्वेश्चन में दोस्तों इसको मीटर पर सेकंड लेके बना लिया था। ठीक है, मीटर पर सेकंड लेके बना लिया था, चलो सेंटीमीटर लेके ही बनाता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। तो मान लो मास 2 kg है, एक्सेलरेशन दिया 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मीटर होना चाहिए, तो मीटर होना चाहिए, तो मैं इसको 100 से भाग दे रहा हूँ, मीटर में हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना? 0.5। समझ लो क्या हो जाएगा? 50 से भाग देंगे तो 100 से 0.5 हो जाएगा। अब 100 से भाग दे दिए, मतलब ये क्या हो? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। भाई एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0.5। मास कितना है? 2 kg। आपको निकालना है क्या? फोर्स। एफ इक्वल टू होता है एम ए, तो एम इक्वल टू कितना? 2 इंटू 0.5, दोनों गुना करो, 2 5 हो जाएगा 10, यानी कि हो जाएगा 1 न्यूटन। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझ रहे हो? तो बिल्कुल 1 न्यूटन करके ही मानना। ठीक, चलिए अगला सवाल है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज। यूनिफॉर्म मोशन में दोस्तों एक्सेलरेशन क्या होता है? 0, पॉजिटिव, नेगेटिव की नन ऑफ दिस। तो सुन लो मेरे भाई, जब भी यूनिफॉर्म मोशन का बात आएगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी का बात आएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, वहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा भाई, समझ रहे? क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब उसमें चेंज ही नहीं होगा वेलोसिटी में, एक ही 60 किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ भी है, 1 घंटा बाद भी 60 किलोमीटर प्रति सेकंड ही है, तो इसमें भाई साहब कोई चेंज ही नहीं होगा वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? समझ गए? अगला सवाल है, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग इनिशियली विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। द बॉडी कम्स रेस्ट आफ्टर।
बोल रहा है कोई एक वस्तु पर 50 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स, मतलब उसको रोकने के लिए, रिटार्डिंग देखिए एक होता है रिटार्डिंग फोर्स, मतलब वस्तु को रोकने के लिए, वस्तु जिस तरफ जा रहा है उसके विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। तो इस प्रकार का फोर्स जो होता है ना माइनस में होता है, मतलब वस्तु का मोशन तो उस दिशा में है लेकिन बल किधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु जा इधर ही रहा है लेकिन धीरे धीरे हम उसको रोक रहे हैं, तो यहाँ पर बल माइनस में आ जाता है। तो ये देख लो याद, F इक्वल टू -50 सुन लो न्यूटन हो गया। M कितना है, 10 kg है भाई साहब, विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये देखो विद इनिशियली कितना स्पीड है, ये बराबर 10, और फाइनली जाके क्या बोल रहा है, फाइनली जाके रेस्ट में आ जा रहा है, यानी v क्या हो जाएगा 0। आपको निकालना है क्या, द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर। तो देखो हमको त्वरण, हमको F और M पता है ना, वो त्वरण यहाँ से निकल जाएगा। तो त्वरण क्या हो जाएगा, A इक्वल टू F/m हो जाएगा ना, F इक्वल टू m होता है, तो A इक्वल टू क्या F/m। F कितना है 50, मतलब -50 बटा m कितना है 10, ऐसे -5 आप लोग का -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, त्वरण आ गया। ठीक है, अब चलो लगाते हैं, हम लगाते हैं अगर v इक्वल टू u प्लस 80 तो आ जाएगा, v इक्वल टू अगर u प्लस 80 का फॉर्मूला लगा तो बिल्कुल आ जाएगा। v कितना है, फाइनली रेस्ट में आ जाएगा, तो इसलिए v हम 0 ले लेंगे क्योंकि अंतिम वेग 0 हो रहा है ना। और इनिशियल वेग कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है देख लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लस त्वरण हम अभी निकाले आपको दिखाएं -5 आया, और इंटू टी कर दो, टाइम यहाँ से निकल जाएगा। तो -5t है उधर, तो इधर आ जाए 5t हो जाएगा, सॉरी +5t हो जाएगा, और बराबर 10, तो उसको काट देना, 5 दूनी 10 यानी 2 सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 11 का ए सही जवाब हो जाएगा। 12 देखो क्या बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पर किधर बल लगता है, देखो ये वस्तु है, इस पर इधर वस्तु जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो सरफेस पर फ्रिक्शन दोस्तों हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, याद रखना। तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो 12 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या नहीं होता इनमें से, तो 13 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, किलो वाट। एक मिनट, ये एनर्जी का यूनिट नहीं है, ये पावर का यूनिट है। ठीक है, तो किलो वाट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। Two bodies of mass 1 kg and 2 kg have equal momentum, then the ratio of their kinetic energy, क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम के टर्म में, p²/2m होता है ना। मास दिया हुआ है एंड इक्वल मोमेंटम, तो मैं लिख सकता हूँ p²/2m1 सही है, बटा p²/2m2 सही है, नहीं है क्योंकि मोमेंटम सेम है इसलिए p रख दिया। ठीक है, दो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बोला है, तो इसको चेंज कर दो, देखो m2 ऊपर चल जाएगा, p² तो ऐसे ही कट जाएगा सेम है, तो m2/m1 2 से 2 भी कट जाएगा, m2/m1 हो जाएगा। m2 कितना है देख लो, m2 है आपका 2 kg और m1 है 1 kg, तो फाइनली ये आ जाएगा m2/m1, तो m2 2 m1 1, तो 2:1 यानी कि 14 का जो सही उत्तर होगा निकल कर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1 आ जाएगा, क्योंकि m2 कितना है देखो 2 है, m1 कितना है 1, तो 2/1 यानी 2:1। गॉट इट। इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। सुन लो, परफेक्टली इलास्टिक जब, सुन लो इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक में नहीं बात कर रहा हूं, इलास्टिक कॉलिजन जब होगा तो उसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, दोनों अच्छे से समझ लो और याद रख लो। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो सुन लो 16 का जो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक, क्योंकि दोस्तों इसका क्या होता है मोमेंट इनर्शिया फॉर्मूला mr² होता है ना, तो m का केजी हो जाएगा और r का स्क्वायर का मीटर स्क्वायर यानी केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या भी बात है यार। एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है, 17 नंबर देखो, तो 17 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली रोटेशनल मोशन, घूमेगा तो भाई साहब रोटेशनल मोशन ही प्रोड्यूस करेगा ना, 17 का बी सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है, The center of mass of a body lies always at the geometrical center, lies always inside the body, lies always outside the body, may lie within or outside the body। तो 18 का दो सही उत्तर होगा वो बिल्कुल ये होगा कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो होता है ना वो बाहर में भी, बॉडी का बाहर में ये है तो इसका चलो अंदर में लाई कर जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल्स है जहां पर दोस्तों आप लोगों का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो आउटसाइड द बॉडी लाई करता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो कोई वस्तु का होल मास जहां पर एक आप कंसेंट्रेट मान सकते हो, जहां पर आप मान सकते हो एक बिंदु पर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, मतलब सारा मास वहां पर कंजर्व कह सकते स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 में देखो केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस, केपलर सेकंड लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, केपलर का द्वितीय नियम किसका परिणाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों याद रख लो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। केपलर सेकंड लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके, केपलर सेकंड लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 19 का सी हो गया। 20 देखो क्या बोल रहा है,
कुछ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सारा चीज आप पढ़ लेना, मैं बोल दे रहा हूँ कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। 20 का जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आप लोगों का स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉलोइंग द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो यह दोस्तों आप लोगों का 20 महत्वपूर्ण सवाल फटाफट से देख लीजिए। इसका अगर आप लोग कहिएगा तो और वीडियो अपलोड कर देंगे, एग्जाम भी सामने, तो कमेंट की जरूर बोल दे और वीडियो चाहिए तो कुछ सवाल, क्योंकि दोस्तों समय नहीं मिला, मेन बात ये है, ठीक है। चलिए पढ़िए, ये सब वीडियो आप लोग एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।